चलिए बच्चों, हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 एंड दैट इज अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पेंसिल कहां है यार मेरी? मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब स्टडी करने वाले हम लोग। तो जरा ध्यान से देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में लास्ट टाइम मैं आपको इससे ठीक पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा चुका था, काफी चीजें पढ़ाई थी मैंने। हाँ, अब हम आते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे। सबसे जबरदस्त टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्योंकि समझाना, ये देखो, ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को लास्ट लेक्चर में, ये पढ़ाया था, फिर ये पढ़ाया था, फिर ये पढ़ाया था, फिर मैंने आपसे ये बोला था कि अब मैं ये शुरू करूंगा। ठीक है, अब हमें इसको शुरू करना है और इसको ना थोड़ा कान खुले रखना और दिमाग भी खुला रखना। पेन पेंसिल तुम्हारे पास होनी चाहिए अगर ढंग से तुम्हें मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझनी है और इससे रिलेटेड अगर तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं तो, इसीलिए बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है यार? ये रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। प्राइमेट समझ गए? ह्यूमन बीइंग, मंकी और एप्स। मैंने निशान अलग अलग लगाया, बोला कुछ और है, खैर कोई बात नहीं। तीन देख लीजिए, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। इसका मतलब ये तीन जो है ये प्राइमेट में आते हैं। बाकी गाय हुआ, भैंस, बकरी, बिल्ली, ये सब किसमें है? ये नॉन प्राइमेट में है। प्राइमेट लोगों के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, समझ गए? और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें ओइस्ट्रस साइकिल चलता है, ईस्ट्रस भी बोलते हैं, हीट साइकिल। आपने ऐसा फील किया होगा कि कुछ लोग गांव के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा कि भैंस को वो लोग प्रेग्नेंट करते हैं। तो वो प्रेग्नेंट भैंस को कब करते हैं? गाय को प्रेग्नेंट कब करते हैं? जब गाय में हीट आई हो। तो एक डॉक्टर बाहर से आता है, बायएफ वाला एक डब्बा लेके आता है, उसके हाथ में पिस्टन होती है, उसमें स्पम्प्स होते हैं, उसकी वेजाइना में रख के उसको पुश कर देता है और वो उससे प्रेग्नेंट होती है भैंस या गाय। तो वो ऐसा नहीं है कि कभी भी कर दिया उसको, नहीं, उसमें एक हीट पीरियड होता है जिसे हम लोग ऑयस्टर साइकिल में पढ़ते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं। बस इतना जान लो कि नॉन प्राइमेट्स में हीट होती है। खैर, और प्राइमेट्स में क्या होते हैं? प्राइमेट्स में ब्लड फेज होता है। तो कभी भी गाय, भैंस, बकरी को पीरियड्स नहीं होते हैं, ये बात आप लोगों ने देखी होगी। चलिए, सो द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन्स एट प्यूबर्टी। मैं आपको इससे पीछे की कहानी, बहुत चीजें अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं। आज हार्मोन की बात करेंगे हम लोग, है ना? ध्यान से देखिए। सो एंड इट इज कॉल्ड मीनार्के। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कोई फीमेल प्यूबर्टी में आई है, तो मैंने यहां लिख दिया कि एक फीमेल है और प्यूबर्टी में आ चुकी है, तो उसकी क्या पहचान है? आपको कैसे पता चलेगा कि फीमेल प्यूबर्टी में आ चुकी है? तो उसके लिए आपको कुछ रिमार्क्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि आप वो देखिए। अगर वो आपको पता लग गए या वो चीज अगर प्रेजेंट हो चुकी है फीमेल में, तो वो फीमेल किस में आ चुकी है? प्यूबर्टी में। नंबर 1, पहला प्यूबार्के। पहला प्यूबार्के। प्यूबार्के का मतलब ये हुआ कि उसके प्यूबिक हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जेनाइटल ट्रैक्ट पे हेयर्स आ जाएंगे उसके। दूसरा होगा थैलार्के। और थैलार्के का मतलब होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। प्यूबार्के मतलब प्यूबिक हेयर्स, और थैलार्के मतलब क्या बोला मैंने? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। तो ब्रेस्ट भी आना इनिशियल स्टेज में स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे आएगा मीनार्के। और मीनार्के सिंपली स्टैंड्स फॉर कि उसको मेंस्ट्रुएशन ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो गई। तो ये तीन हैं, प्यूबार्के, थैलार्के एंड मीनार्के। ये तीन चीजें फीमेल में आपको इंडिकेशन देंगी कि एक फीमेल किस में आ चुकी है? प्यूबर्टी में आ चुकी है। खैर, अब आगे आते हैं। आगे आएंगे, पीछे आएंगे? आगे आएंगे। अब देखिए, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 days and the cycle of event is starting from the menstruation till the next one is called menstruation cycle. One ovum is released, ovulation during the middle of each menstruation cycle. अब यहां रुक जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि मैंने बहुत तेज बोल दिया वो सब, तो आपको शायद नहीं समझ आया हो कि सर क्या हो गया। कोई बात नहीं, यहां आ जाइए, पीछे आ जाइए। अब जरा इस ग्राफ की तरफ चलते हैं। जो सबसे मोस्ट हेक्टिक ग्राफ है वो ये है। ग्राफ कह लो या आप इसे डायग्राम कह लो, ये बड़ा हेक्टिक है और बड़ी आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसमें थोड़ा छोटा छोटा करके लिखूंगा। पेन की जो मैं थिकनेस रख रहा हूं वो थोड़ी कम रख रहा हूं, ताकि मैं थोड़ा इधर लिख पाऊं, बचा हुआ थोड़ा इधर लिख पाऊं। काफी हद तक है, आप लोग समझ पाएंगे। बहुत ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर 1 में मैं क्या बोलने वाला हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा है? स्टेप नंबर 1 ब्लैक पेन से लिखूं? हाँ, मेरे हिसाब से मुझे ब्लैक से लिखना चाहिए। यस। तो देखिए, स्टेप नंबर 1 में बहुत ध्यान से देखिए कि क्या होने वाला है। स्टेप नंबर 1 में होगा ये
कि उसको ब्लड आना स्टार्ट होगा 3 से 4 दिन तक। और ध्यान से देखो, मैं आपको यहां से एक लाइन दिखा रहा हूं कि ये वाली वो ब्लीडिंग फेज है। ये देखिए, ये एक फेज है, ये देखिए। अब इसमें आप ये पूछेंगे कि सर ये जो आपने डायग्राम दिखा रखा है, इसमें कई सारी चीजें बहुत ज्यादा हौच पौच क्यों हो गई? मैं आपको अगर सच बताऊं तो ये एनसीईआरटी का मुझे मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे ये एनसीईआरटी का सबसे बेहतर डायग्राम लगता है। पूरी एनसीईआरटी के सारे डायग्राम मैंने देखे, लेकिन उनमें से वन ऑफ दिस डायग्राम इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल डायग्राम है। इतना आसान है कि अगर समझ में आ जाए तो फिर आपको और कुछ ज्यादा हैब्रा का डैबरा करने की जरूरत नहीं, सब कुछ इसमें बता डाला। इट इज द ब्यूटी ऑफ योर एनसीईआरटी। तो देखिए ध्यान से, इसमें कितनी चीजें चलेंगी। नंबर 1, ये देखो, ये क्या चीज दिखाई पड़ रही है तुम लोगों को? ये क्या चीज है? ये है आप लोगों की यूट्रस की लाइनिंग। इसका मतलब इसी डायग्राम में आप लोगों का यूट्रस भी दिखा दिया गया कि यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंज आएंगे, वो चेंज इस वाले डायग्राम की हेल्प से दिखाए गए। देख पा रहे हो? मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं, मतलब मार्किंग कर देता हूं दोबारा से, ताकि आपको डायग्राम प्रॉपर दिखाई पड़ जाए। देख लीजिए ध्यान से, ये है यूट्रस की लाइनिंग। ये यूट्रस की लाइनिंग यहां तक दिखा रखी है एनसीईआरटी के अंदर। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो ये क्या चल रहा है? ये यूट्रस है इतना, ये वाला डायग्राम यूट्रस का है ना? तो इसका मतलब मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से ये आपका यूट्रस है, और इसमें ये देखो ये लाइनिंग आती है, और इसमें ये लाइनिंग आती है, फिर इसके बाद में ये फेलोपियन ट्यूब है, और यहां पर ये ओवरी है। तो ओवरी में क्या चेंज आएंगे? ओवरी में क्या चेंज आएंगे? वो ओवेरियन हार्मोन की तरह दिखाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ओवरी में चेंज नहीं आएगा। ओवरी के अंदर जो हार्मोन्स वगैरह हैं वो मुझे दिखाने पड़ेंगे, और ओवरी के अंदर जो वो ओवा वगैरह चल रहा था, प्राइमरी सेकेंडरी, वो सब मैंने आपको एक डायग्राम पिछले लेक्चर में समझा रखा है। तो इस वाले लेक्चर में देखो कितनी चीजें चलेंगी। एक तो यूट्रस में क्या क्या चल रहा है वो आपको यहां दिखेगा, उसके बाद ओवेरी के अंदर जो हार्मोन है वो सारे आपको यहां दिखाई पड़ेंगे, प्लस ओवरी के अंदर चल क्या रहा है वो आपको ये दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरी के अंदर लास्ट टाइम देखो, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये वाला डायग्राम दिखा रखा है। हाँ, ये वाला डायग्राम, ये क्या ओवरी के अंदर नहीं चल रहा है? ये डायग्राम ओवरी का ही तो है, और जब ये ओवरी के अंदर चल रहा है तो जाहिर सी बात क्या हुई? जाहिर सी बात है कि ओवरी के अंदर भी तो वो प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, फिर कॉर्पस हीमोरेजियम, और फिर उसके बाद में कॉर्पस एल्बिकन्स, फिर कॉर्पस लुटियम भी है बीच में। तो ये सारी चीजें ओवरी के अंदर चल रही हैं। तो जो डायग्राम मैंने आपको यहां दिखाए हैं, इसका मतलब उस डायग्राम में ये सारे डायग्राम ऑलरेडी बने हुए हैं। हाँ, सच बात है। देख लो ध्यान से देखो, ये देखिए, ये सारे डायग्राम बने हुए। देखो, ये प्राइमरी फॉलिकल, या आप इसे कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है? प्राइमरी oocyte, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये भी सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शियरी फॉलिकल, यहां पर ओव्यूलेशन हो गया, और इसे हमने कहा कॉर्पस हीमोरेजियम, लाल लाल दिख रहा है। फिर ये डेवलपिंग कॉर्पस लुटियम आ गया, लुटियम पिगमेंट आ गया इसके अंदर, और फिर फाइनली ये कॉर्पस लुटियम, और ये जाके क्या हो गया? खत्म हो गया। तो क्या पूरे के पूरे इवेंट आप लोगों को नहीं दिखाए गए? एनसीईआरटी के जो भी इवेंट है, ओवरी के जो भी इवेंट है, क्या सारे के सारे आपको दिखाए गए या नहीं दिखाए गए? आया समझ में आपको? अगला देखिए, ये किसके हार्मोन हुए? ये हार्मोन हुए जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब कई सारी चीजें आपको इस अकेले डायग्राम के अंदर दिखा दी गई हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज आप लोगों को बताई गई है इसके अंदर। चलें अब हम ये देखेंगे सिर्फ कि हार्मोन का क्या खेल है और कहां पर क्या हो रहा है। मैं आपको वो लिखवाता चलूंगा और वो आपको समझाता चलूंगा, तो बहुत ध्यान से कंसिस्टेंट होकर जरा थोड़ी देर बैठ के इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। नंबर 1, मेंस्ट्रुएशन फेज में ये होगा कि 2 से 3 दिन तक या 4 से 5 दिन हम लोग मान के चलते हैं कि ब्लीडिंग आएगी। अब सवाल ये है कि ब्लीडिंग यहां पे निकल रही है, ब्लीडिंग देखो एंड में भी निकल रही है। साइकिल टोटल में कितनी मान के चलो? 28 दिन की, 28 या 29। ये देखो 29 दिन यहां पूरे हो गए, और उसके बाद में फर्स्ट डे यहां से पूरा हो गया। इसका मतलब अगली मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहां से शुरू हो गई, और अगली इस वाली मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ब्लड ये निकल के आ रहा है। तो इस वाली मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो ब्लड निकलेगा वो ये निकलेगा अगली साइकिल के 2-3 दिनों में, और ये जो ब्लड निकल के आ रहा है ये पिछली साइकिल का है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूं? ये जो ब्लड निकल रहा है ना इस इनिशियल स्टेज में, देखो मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ता है इस वाले चैप्टर में। ये जो ब्लड निकल रहा है, ये देखो लाल लाल ब्लड निकल रहा है ना, ये मेंस्ट्रुएशन ब्लड है जिसे हम पीरियड ब्लड कहेंगे। तो ये जो पीरियड ब्लड निकल रहा है, ये पीरियड ब्लड इस वाली साइकिल का नहीं है, मैं ये समझा रहा हूं आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ब्लड निकल रहा है ये पिछली साइकिल का था, और फिर इस वाली साइकिल का जो ब्लड निकलेगा वो अगली साइकिल में निकलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आ गई आपको समझ में, मुझे उम्मीद है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि ये 1 से लेके 4 दिन मान के चलिए, क्योंकि अगर मैं इसको लिख दूं तो मुझे लगता है ये दूसरा दिन होना चाहिए, ये तीसरा होना चाहिए, ये चौथा होना चाहिए, और हम 4 से 5 दिन मानते हैं कि हाँ 4 से 5 दिन तक पीरियड ब्लड निकलता है, वो यूट्रस से टूट के निकलता रहता है। अब क्वेश्चन ये आया कि ये यूट्रस से क्यों निकलता है?
मैं वजह बता रहा हूं उसके पीछे। हुआ ये है कि आपके पास ये FSH LH हार्मोन जो है ये कम हो गए हैं। ये देखिए लाल कलर से कौन सा हार्मोन है बच्चे, FSH। ये नीले कलर से, ब्लू कलर से कौन सा दिखाया गया है यहां पर, ये देखिए ये कौन सा दिखाया गया है, LH। और इनिशियल डे में हुआ ये है कि ये दोनों हार्मोन की कमी है थोड़ी सी, और दोनों हार्मोन की कमी नहीं है, मैं आपको ये बता सकता हूं कि एट 4 डे, एट फर्स्ट टू 4th डे, अब ये नोट करते चलिए, GnRH, उसके बाद LH FSH आर इन लो अमाउंट, ये बहुत ही लो अमाउंट में निकलते हैं पहले 1 से लेके 5 दिन तक। जब ये बहुत लो अमाउंट में होते हैं तो यूट्रस में होता ये है कि वहां पे एक लोकल हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिसे हम कहेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन करेगा ये कि वो यूट्रस की जो लाइनिंग होगी ना, जिसको आप लोगों ने ब्लड से बनाया है या उसको प्रोलिफरेट किया है, तो फिर वो छूटने लगता है। लोकल हार्मोन वहां की नसों को दबा लेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन का काम करेगा, और जब वैसोकंस्ट्रिक्शन कर लेगा तो फिर वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड जाना रुक गया तो उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा और वो टूटने लग जाएगी। इसी वजह से वो मेंस्ट्रुएशन ब्लड जो है आने लग जाता है। तो लोकल हार्मोन प्रोड्यूस हुआ कहां, यूट्रस के अंदर। कब कब, पहले 1 से लेके 5 दिन तक। अब बहुत ध्यान से सुनिए, अब हुआ ये सेकंड स्टेप देखिए बहुत ध्यान से। अब क्या होगा, तो सेकंड स्टेप अब कुछ ये है कि एट 4th to 5th डे, एट 4th to 5th डे में क्या होगा, ध्यान से देखिए, सेकंड स्टेप समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये देखिए ध्यान से। 4th to 5th डे में क्या होगा, आप ध्यान से सुनिए, GnRH निकलना स्टार्ट होंगे। 4th to 5th डे में क्या होगा, GnRH निकलना स्टार्ट होंगे। और ध्यान से देखिए, अब तक यहां पर जो हार्मोन नहीं, ये जो पर्टिकुलर चीज है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम बताओ जल्दी से मुझे, इसका नाम बताओ। इसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। और ये प्राइमरी फॉलिकल अभी ओवरी के अंदर पड़े हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। तो हुआ ये है, अब मुझे ये 2 डायग्राम आपको कैसे समझाने हैं, मैं उस डायग्राम को जरा कॉपी करके लेके आऊं क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है मुझे। चलो भाई नीचे आ जाओ, चलो यार, यस, यहां से मैंने यहां रख दिया इसको, समझ गए। अब ध्यान से देखना, ये दोनों डायग्राम एक साथ आ गए। अब ध्यान से देखो कि यहां पर क्या हुआ, ये प्राइमरी oocyte देख रहे हैं आप लोग, सब लोग प्राइमरी oocyte देख रहे हैं। ये प्राइमरी oocyte, अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर प्राइमरी oocyte ये था जिसको आपने प्राइमरी फॉलिकल में बदल दिया था, ये कब की कहानी थी, जल्दी बोलो, ये कब की कहानी थी। तो आपका आंसर आ गया सर, ये कहानी थी इंट्रा यूट्राइन लाइफ की, जब वो बच्ची कहां है, यूट्रस के अंदर है, मां के वॉर्म के अंदर है, तब की कहानी थी। लेकिन जब ये लड़की प्यूबर्टी में आ गई, देखो मैंने यहां पे क्या लिख रखा है, कब ये प्यूबर्टी में आ गई तो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। मैंने ये बात बोली थी, यस और नो बोलो पहले। प्यूबर्टी में आने पर जब उसको पहला मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा तो वो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, यही तो कहा था मैंने। अब मुझे एक बात बताना, ये काम कैसे होगा, ये प्राइमरी फॉलिकल जो है ये सेकेंडरी फॉलिकल में कैसे कन्वर्ट होगा, सवाल ये है। तो आप कहोगे सर उसके चारों तरफ बहुत सारी सेल आके लगना शुरू हो जाएंगी, ये तो कहोगे आप लोग। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो बहुत सारी सेल्स आगे तो लग गई, लेकिन किस हार्मोन की वजह से लगी, सवाल ये है आपका। तो हमने ये कहा एट 4th and 5th डे FSH and LH इंक्रीजेस। ये देखिए FSH and LH इंक्रीजेस, ये मैंने लिख दिया इंक्रीज्ड, ये देखिए ये इंक्रीज हो गए। और अब आपको भी ये बात समझ में आ रही है कि हाँ सर दिख तो हमें भी रहा है हमारी बंद आंखों से कि यहां पर देखो ये हार्मोन थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा और बढ़ने के बाद ये फिर नीचे गिर गया। तो ये पहले थोड़ा सा बड़ा, बढ़ने के बाद फिर नीचे गिर गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि ओवरी में पड़े हुए कुछ ओवा जो हैं वो जल्दी से सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। लेकिन एक नहीं होगा, दोनों ओवरी के अंदर कम से कम 2-2, 4-4 ओवा सेकेंडरी oocyte बनना शुरू हो जाएंगे। सेकेंडरी oocyte नहीं, माइंड माय वर्ड्स, सेकेंडरी फॉलिकल। तो 3 से 4 दिन, देखो FSH तो ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा हुआ था, लेकिन इस FSH के बढ़ने से और फिर नीचे गिरने से, तो बढ़ने तक बताइए उसने इतना इंफ्लुएंस दे दिया कि 3 से 4 जो प्राइमरी फॉलिकल थे वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। लेकिन अब आप ये पूछोगे सर आप तो कह रहे हो 3 से 4 फॉलिकल बनना शुरू हो गए, लेकिन हम तो एंड तक ही लेके आए हैं। हाँ रुक जाओ बता रहा हूं
3 से 4 फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो गए और वो किस में कन्वर्ट हुए? दिस इज सिंपली नोन एज सेकेंडरी फॉलिकल। तो मुझे जल्दी से बताइए, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ओवेरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो आप कहोगे सर उसके चारों तरफ और ज्यादा सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी, मान लीजिए थीका सेल्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं कहूंगा वो थीका सेल्स कहां से आई? तो आप कहोगे सर एफएसएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से, ये देखिए एफएसएच एनएल इंक्रीज एंड प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। ये बात समझ में? अब ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को, इंक्रीज एंड प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। ये देखिए प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ होगा? उसके चारों तरफ बहुत सारी सेल्स एक्स्ट्रा आकर के लगना शुरू हो गई होंगी। चलो मुझे जरा उन सेल्स का नाम बताओ जो प्राइमरी फॉलिकल पे नहीं थी लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल पे आ गई। किस वजह से आई? क्योंकि एफएसएच हार्मोन बढ़ा है। तो बताइए वो सेल कौन सी है? तो आंसर आया आंसर। आप कहोगे सर उसमें से ग्रेन्युलोसा सेल का नाम ले लीजिए, ग्रेन्युलोसा सेल्स के बाद में फिर उनमें से थीका सेल्स का नाम ले लीजिए। थीका में आप लोगों को इंटरना एक्सटर्ना भी रखना होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? थीका इंटरना सेल्स पहले आ गई थी, एक्सटर्ना बाद में आएंगी। तो अभी थीका इंटरना सेल्स आ गई। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बस सुनते रहिए। अब होगा ये कि एट द सेम टाइम ये देखो LH बढ़ना शुरू हुआ। देखो एट द सेम टाइम इस जगह पर LH बढ़ना शुरू हुआ। देखो ये बढ़ा और बढ़ने के बाद ये फिर स्टेबल हो गया और यहां आकर के स्टेबल हो गया यहां तक। अब यहां पर ये LH नीचे था लेकिन अचानक से जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हुआ तो FSH अपना काम कर चुका है। बहुत ध्यान से सुन लो, बड़ी अटेंशन चाहिए इसमें, बड़ी अटेंशन चाहिए। ध्यान से देखो, जब एफएसएच अपना काम खत्म कर चुका, देखो एफएसएच ऊपर था, उसने अपना काम खत्म कर दिया। बताओ कैसे खत्म किया? तो आप कहोगे सर उसने और ज्यादा सेल्स को डेवलप करवा दिया। अब प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ और ज्यादा सेल्स लग गई। तो फिर मैंने कहा जब एफएसएच का काम पूरा हो गया तो एफएसएच नीचे गिरने लगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसी टाइम पर अब एलएच बढ़ा है। देखो ध्यान से, ये ब्लू कलर में आपको हार्मोन दिखाई पड़ेगा, ये ब्लू कलर में, कि अब एलएच बढ़ने लगा। अब मेरा सवाल ये था कि एलएच क्यों बढ़ा? LH क्यों बढ़ा? तो द थर्ड स्टेप आपको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। और ध्यान से देखिए थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप ये है कि यहां पर LH हार्मोन कन्वर्ट थीका सेल इनटू ल्यूटीन सेल। देखो L से L मैच करो, ये कन्वर्ट मत कहो, मेक्स कहो। आप ये कहिए कि थीका सेल्स जो थी वो अब लूटीन में कन्वर्ट हो गई, और लूटीन सेल हम उन्हें कहते हैं जो कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करें। बहुत ध्यान से समझ लो मेरी बात को। मैंने बोला ल्यूटीन सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करना स्टार्ट करती हैं। तो अब आप लोग थर्ड स्टेप पे क्या लिखेंगे? थर्ड स्टेप पे आप लिखेंगे, थर्ड स्टेप ब्लैक कलर रेड कलर से लिखता हूं मैं। हाँ रेड से लिखूं, तो इससे लिख देता हूं। तो थर्ड स्टेप ध्यान से देखिए कि LH will make LH make करेंगे, LH make ग्रेन्युलोसा सेल्स ल्यूटीन सेल, है ना? यस, तो LH makes थीका सेल्स टू ल्यूटीन सेल्स। ठीक है ना? इसका मतलब LH ने यहां पर क्या किया, जो थीका सेल थी उनको ल्यूटीन में कन्वर्ट कर दिया। और ल्यूटीन सेल कौन सी होती हैं? वो जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करे। अब क्या सिक्रीट करेंगी वो बात की बात है, आप समझ गए? अब देखो आइए आगे की तरफ। तो अभी भी ये इस वाले डायग्राम को मैं क्या कहूंगा बच्चों? इससे मैं अभी भी कहूंगा कि इट इज अगेन अभी भी क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल है, लेकिन इसमें सेल्स बढ़ती चली जा रही है क्योंकि इन्फ्लुएंस मुझे कहां से मिला हुआ है? एफएसएच से। और LH का काम इसमें क्या चल रहा है कि वो उन सेल्स को लूटीन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब वो उनको अभी थोड़ी देर में कहने वाला है कि चलो थीका सेल्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करना शुरू करो। रुको मेरी बात ध्यान से सुनो दोबारा। मैं ये बोल रहा हूं कि एफएसएच सेल ने प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर दिया। यही एफएसएच का इफेक्ट रहेगा कि वो अब उस सेकेंडरी फॉलिकल को टर्शरी फॉलिकल में भी कन्वर्ट कराएगा। LH का ही एफएसएच का इफेक्ट है ये। देखो एफएसएच का क्या मतलब होता है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब वो उस ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल को स्टिम्युलेट कर रहा है कि बाहर आइए, और उसके अंदर सेल्स के नंबर को बढ़वा रहा है। लेकिन बढ़ते हुए नंबरों को ल्यूटीन सेल में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? LH करेगा, जिसे हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। अब मेरा सवाल तुमसे ये था कि जैसे ये सेकेंडरी फॉलिकल अब ये टर्शरी फॉलिकल की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ध्यान से देखिए टर्शरी फॉलिकल ये कन्वर्ट हो गया, टर्शरी फॉलिकल ये कन्वर्ट हो गया। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, दरअसल अब
ये जो थीका सेल्स हैं ये एक हार्मोन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगी और उसका नाम होगा ईस्ट्रोजन। तो अब मुझे ये आपको कौन से स्टेप पे बताना है, ध्यान से देख लीजिए, ये मुझे 4th स्टेप पे बताना है। क्या बताना है? एट कौन से दिन पे? 9 और 10th डे। अब ध्यान से देख लीजिए, एट 9th और 10th डे क्या होगा? थीका सेल्स ऑफ किसकी? जल्दी बोलो, किसकी? टर्शियरी फॉलिकल। देख लीजिए, एट 9th और 10th डे थीका सेल्स ऑफ टर्शियरी फॉलिकल विल स्टार्ट टू रिलीज क्या जल्दी देखिए ध्यान से, ईस्ट्रोजन। स्टार्ट टू रिलीज ईस्ट्रोजन। ये देख लीजिए, ईस्ट्रोजन निकलना शुरू हो गया। अब बताओ मुझे जल्दी से, ईस्ट्रोजन कहां से निकलना शुरू हुआ? सबसे पहले बताइए मुझे कहां से निकलना शुरू हुआ? तो आपने कहा सर टर्शियरी फॉलिकल से निकलना शुरू हुआ। इसका मतलब ओवेरी से निकलना शुरू हुआ। और ईस्ट्रोजन जब निकला तो अब देखिए ब्लड के अंदर, क्योंकि हार्मोन की पीक हमेशा ब्लड में आती है, क्योंकि हार्मोन कभी भी आप लोग देखेंगे तो आप अपनी ब्लड में से वेसल में से ब्लड निकालिए और उसको चेक करिए, उसके अंदर हार्मोन की अमाउंट आ जाएगी। क्योंकि हार्मोन जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, तो उनके लिए कोई अलग से पाइप नहीं होती, बल्कि वो ब्लड में होते हैं, हमेशा ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हार्मोन कहीं से निकला है तो उसका ब्लड में आना तो लाजमी है, वो आएगा ही आएगा। तो अब मैंने क्या देखा कि अब तक जो ये हार्मोन, देखो यहां पर देखो, ये जो हार्मोन अब तक नीचे था जिसका नाम ईस्ट्रोजन था, और 10वें दिन या 9वें-10वें दिन देखो इसकी पीक कहां पहुंच रही है। ये देखिए ध्यान से, 9वें-10वें दिन मैंने यहां क्या लिखा? एट 9th और 10th डे थीका सेल्स टर्शियरी फॉलिकल, थीका सेल्स ऑफ किसकी? टर्शियरी फॉलिकल की विल स्टार्ट टू रिलीज ईस्ट्रोजन। और मैंने देखो 10वें दिन मैंने ईस्ट्रोजन की पीक को ऊपर कर दिया, और ये कहां तक जाएगी? ये देखिए, ये 13वें दिन तक ऊपर जाएगी। देखो 13वां दिन आना चाहिए यहां पे, समवेयर 13th डे आना चाहिए, चौथा दिन आना चाहिए, लगभग 13th डे आप मान के चलिए। तो यहां पर ये सेल्स, जब यहां पर ये वाला ईस्ट्रोजन यहां पे आ गया, तो अब सवाल ये आ सकता है कि सर ईस्ट्रोजन तो आपने निकलवा दिया, लेकिन ईस्ट्रोजन अब करेगा क्या? अब मुझे आपको फेज समझानी है, जरा फेज देखिए ध्यान से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक की जो फेज है इसे हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें फॉलिकल डेवलप हो रहा है। और दूसरा देखिए प्रोलिफरेटिव फेज। अब प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहा? दो नाम है इसके। पहला क्या है? फॉलिक्यूलर फेज। जल्दी बताइए, फॉलिक्यूलर फेज क्यों कहा? क्योंकि फॉलिकल डेवलप हो रहा है। प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहा? क्योंकि ईस्ट्रोजन जो निकला है वो अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ऊपर काम करेगा। और अब ध्यान से देखो, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग प्रोलिफरेट होना शुरू हो गई। ध्यान दे रहे हो आप लोग? ये नहीं दे रहे हो ध्यान? ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग देखो, ये सब प्रोलिफरेट होना शुरू हो गई। प्रोलिफरेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर डिफरेंशिएशन शुरू हो गया, सेल डिवीजन शुरू हो गया, और ये देखिए कितना ज्यादा मोटी होती चली जा रही है। ये काम कहां चल रहा है बच्चे? जल्दी बोलो, ये काम कहां चल रहा है? ये काम यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइन के अंदर चल रहा है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की जो सबसे अंदर वाली लाइन है, मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में समझाया आप लोगों को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो सबसे अंदर वाली लाइन है एंडोमेट्रियम, उसका प्रोलिफरेशन शुरू हो गया। प्रोलिफरेशन का मतलब हुआ उसमें डिवीजन शुरू हो गया। आई बात समझ में? और वो फूलने लगी, वो मोटी होने लगी। आप समझिए मेरी बात। उसके अंदर ब्लड वेसल्स बनने लग गई। क्यों बनने लग गई ब्लड वेसल्स? क्योंकि मुझे अब आने वाले मेहमान को यहां पे रोकना है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला बच्चा जो है वो जब जाइगोट में बदल के आएगा, फिर वो एम्ब्रायो बन के आएगा, तो उसका वेलकम करने के लिए कोई तो होना चाहिए यूट्रस में। तो वो कौन होगा? वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ही होगी। एक कंफ्यूजन और दूर कर लो अपना, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन कौन कराएगा? प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन उसको प्रोलिफरेट कौन कराता है? शुरू में ही उसका काम ईस्ट्रोजन करता है। समझ लो, तो ईस्ट्रोजन का काम कभी भी उसको मेंटेन करना नहीं होता, ईस्ट्रोजन उसको प्रोलिफरेट करेगा। उस प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का जो काम करेगा वो आपका प्रोजेस्टेरॉन करके देगा। तो अभी फिलहाल तो मेंटेनेंस का काम चल रहा है, सॉरी मेंटेनेंस का नहीं, प्रोलिफरेशन का काम चल रहा है। तो ये ईस्ट्रोजन क्यों बढ़ गया? जल्दी देखिए। तो आपने कहा सर ईस्ट्रोजन यहां से आया। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, बताओ ईस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है? तो आप कहोगे थीका सेल्स। क्यों करती है थीका सेल्स? जल्दी बोलो। क्योंकि एलएच ने उन थीका सेल्स को इस लायक बना दिया था कि वो कुछ ना कुछ सीक्रेट करने लग जाए। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो ये समझते हैं कि ये जो अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ना, ये ईस्ट्रोजन है। ऐसा पढ़ा भी दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, चलो, क्योंकि पूछा नहीं जा रहा तुमसे। लेकिन समझ लो, वो अंदर जो भरा हुआ है वो ईस्ट्रोजन नहीं है, उसे लिकर फॉलिक्यूलाई कहते हैं या लिकर फॉलिकल कहते हैं। वो एक्सक्रीटरी मटेरियल है।
लेकिन थोड़ा थोड़ा ईस्ट्रोजन जो है वो थीका सेल रिलीज करने लग जाती है, वो ब्लड में आ जाता है और ब्लड के अंदर एक पीक दिखाई देने लगती है। अगर मशीन से हम लोग देखें तो एक पीक दिखाई लग जाएगी। अब मैं आपसे पूछूंगा इस पीक का क्या मकसद है, आप कहोगे सर थीका सेल छोड़ रही है और ये यहां पर आकर पीक पे आ गई और ये यहां से यहां तक जो बड़ी है, ये सारी की सारी जो पीक है ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को प्रोलिफरेट कराने के काम में आएगी, इसीलिए मैंने इसको फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज कहा है। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। क्लियर हो गया? हो गया। अब सुनो बहुत ध्यान से, अब सुनो बहुत ध्यान से। अब मुझे आप लोगों को यहां पर एक नया कलर रखना है। नया कलर कौन सा रखूं? ये रखूं। और बहुत ध्यान से एक छोटी सी बात समझना मेरी, ये देखो, ये लाइन मैं यहां से दिखाऊंगा आपको और ये कहां से लेके जाऊं ताकि ये किसी को कट ना करे। तो ध्यान से देखो, ये लाइन मैं ऐसे करके ले गया और मैं ले जाने के बाद मैंने इसके ऊपर ऐसे तीर का निशान लगाया और इसके ऊपर ऐसे तीर का निशान लगाया। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैंने ये निशान क्यों लगाया है। और मैं यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाला हूं और उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव और एफबी। एफबी स्टैंड्स फॉर फीडबैक नॉट फेसबुक। तो बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसका मतलब 13वें दिन के आसपास जब ईस्ट्रोजन फुल्ली सैचुरेटेड हो चुका होगा, बहुत अमाउंट में निकल चुका होगा, तो उस वक्त ईस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक होता है गोनेडोट्रोपिन के ऊपर। अब ये बात आप यहां नोट करेंगे। क्यों करेंगे भैया नोट? क्योंकि ऐसे तो समझे आने से रही। तो सुनो ध्यान से, एट 13th डे, एट 13th डे या 14th डे, आप दोनों लिखिएगा। तो आप लिखेंगे एट 13th और 14th डे ईस्ट्रोजन 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 check the positive feedback on LH and FSH। इसका मतलब 13वें दिन पे ये मैंने निशान आपके लिए लगा के दे दिया कि FB मतलब ईस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक डाल देगा किसके ऊपर? LH के ऊपर, FSH के ऊपर। और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि ईस्ट्रोजन जब बढ़ेगा तो LH FSH भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अब आपसे कोई ये पूछेगा क्या दोनों हार्मोन पे इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव फीडबैक होता है? नहीं। इस पे क्या नाम है, लाल वाला देखो कौन सा है, FSH पे मात्र 2 से 4 गुना और LH के ऊपर कम से कम 10 गुना। समझ लो मेरी बात को। तो 2 से 3 फोल्ड किसके ऊपर? FSH के ऊपर। मतलब FSH के ऊपर कम है पॉजिटिव फीडबैक, लेकिन LH के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक बहुत तगड़ा है, पावरफुल है। यही एक रीजन है कि जैसे ही ये पॉजिटिव फीडबैक मिला तो ये देखो LH इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया ब्लड में, इतनी ऊंचाई तक, और ये FSH देखो ये थोड़ी सी कम ऊंचाई तक आ गया ब्लड के अंदर। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपसे मैं ये पूछूंगा कि मैंने एक फीमेल को मशीन पे लगा रखा है और मैं लगातार उसको चेक कर रहा हूं और मैंने देखा 13th डे पे अचानक से हाई अमाउंट में क्या बढ़ना शुरू हो गया? LH एंड FSH, और पीक ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं सोच रहा हूं ये इसके ब्लड में इतना ज्यादा FSH LH क्यों बढ़ रहा है? तो एट द सेम टाइम पे मैंने दूसरे ग्राफ में देखा, अरे यहां तो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कौन? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है किसके ऊपर? ध्यान से देख लीजिए, ईस्ट्रोजन किसके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है? LH के ऊपर एंड FSH के ऊपर। और जैसे ही वो FSH LH के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है तो दोनों का बढ़ना लाजमी है, वो दोनों बहुत बढ़ जाएंगे। और यही बढ़ता हुआ LH, क्योंकि LH ज्यादा बड़ा है, इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं LH सर्ज। यहां से ध्यान से देख लीजिए, इसी इट इज सिंपली कॉल्ड एज LH सर्ज। और LH सर्ज का मतलब होता है LH ड्रामेटिकली बढ़ जाएगा, LH ड्रामेटिकली बढ़ जाएगा। और जब LH ड्रामेटिकली बढ़ेगा और वो 14th डे होगा और एट द सेम टाइम होगा ये कि LH जैसे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस वक्त में आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो आपका टर्शियरी फॉलिकल है जिसने मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिया, ये फट जाएगा। टर्शियरी फॉलिकल मतलब ग्राफियन फॉलिकल की मैं बात कर रहा हूं, वो फट जाएगा और जैसे ही फटा तो बाहर निकल के कौन आ जाएगा? ओवा निकल के आ जाएगा। अब इस डायग्राम के अंदर देखिए, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि ये सेकेंडरी ऊसाइड टर्शियरी फॉलिकल बन गया। और इस वक्त यहां पर क्या हुआ होगा? इस वक्त यहां पर हुआ ये होगा कि हाई अमाउंट में LH FSH बढ़ गए, जिसे हम लोग LH सर्ज कहेंगे। LH हाई अमाउंट में जाएगा, FSH थोड़ा नीचे रह जाएगा और उस वक्त यहां ओवेरी से ओवा निकल करके बाहर आ जाएगा, जिसे हम लोग सेकेंडरी ऊसाइड कहेंगे। अभी आप उसे ओवा ना कहें, लेकिन फ्लो में कई बार हम बोल देते हैं। आगे बढ़िए, अब बात ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिए। अब LH सर्ज के बाद जस्ट फिर ठीक 14वें दिन के बाद ये LH FSH जो हैं, ये दोनों के दोनों नीचे गिर जाएंगे। अब सवाल ये है कि सर LH FSH नीचे क्यों गिरे? LH FSH नीचे क्यों गिरे? ये सवाल भी तो है। तो रुको 1 मिनट, अभी समझाता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, जरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तरफ आओ। थक तो नहीं गए तुम लोग? पहले ये बता दो, थक तो नहीं गए? मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझा रहा हूं मैं तुम लोगों को। ये बेटा थकना तो है, थक तो जाओगे तुम लोग। ध्यान से देखो, ये देखो, इसका नाम क्या है?
प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन यहां तक अभी नीचे ही नीचे था, देखो मैंने डॉट लगा दिया है नीचे नीचे, लेकिन अचानक से 15वें दिन ये प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लग गया। अब मुझे कोई बताएगा कि 15वें दिन ये प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा कैसे? जल्दी बोलो, भूले तो नहीं हो? अरे इसलिए बढ़ गया क्योंकि 14वें दिन के बाद 15वें दिन से कॉर्पस लूटियम भी तो डेवलप हो गया, हुआ या नहीं हुआ? और जैसे ही कॉर्पस लूटियम डेवलप हुआ तो यहां पर प्रोजेस्टेरॉन की पीक मुझे बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। देख लो ध्यान से, प्रोजेस्टेरॉन की पीक बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। अब मुझे फिर एक कलर यूज करना है, बस 2 ही चीजें पढ़ाऊंगा इसके अंदर, ज्यादा नहीं। अब एक फीडबैक और समझ लो, बस 2 फीडबैक है। एक तो पॉजिटिव फीडबैक है, ईस्ट्रोजन का 13वें दिन LHFSH के ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव। लेकिन बहुत ध्यान से देखना, 15वें दिन जैसे ही कौन आ जाएगा, जैसे ही कौन आ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन, तो वो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इन दोनों के ऊपर एक निगेटिव फीडबैक डाल देगा। तो 2 फीडबैक हो गए, तो इसे मैं क्या बोलूंगा? निगेटिव फीडबैक। किसके ऊपर? LHFSH के ऊपर। तो निगेटिव फीडबैक का मतलब यह हुआ कि मैं अगर किसी के ऊपर निगेटिव फीडबैक डालूं तो जितना मैं ऊपर उठूंगा उतना उसे नीचे गिराऊंगा। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि हाथ पकड़ो मेरे साथ चलो, मतलब मैं ऊपर उठूंगा तो तुम्हें भी ऊपर उठाऊंगा। तो देखो पॉजिटिव फीडबैक में क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन ऊपर उठा तो उसने FSH को भी बहुत ऊपर उठा दिया। निगेटिव फीडबैक का मतलब ये है कि मैं उठूंगा तो तुम्हें नीचे गिरना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको निगेटिव फीडबैक कहा। और ध्यान से देख लीजिए, निगेटिव फीडबैक कहां आया है? 15वें दिन आ गया LHFSH के ऊपर, और LHFSH दोनों की दोनों नीचे गिर गए। मेरी बात समझ में आई? और अभी गिरे ही रहेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि सर जब तक प्रोजेस्टेरॉन ऊपर रहेगा तब तक LHFSH का नीचे गिरना तय है। और देखो ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये फाइनली कहां जाके कम हो रहा है? देखो लगभग इस डेट पे कम हो रहा है, लगभग इस डेट पे कम हो गया। यहां देखो कौन सा दिन है, जरा दिन पे लाइन मारेंगे आप लोग, ये देखिए 27-28वें दिन FSH LH दोनों प्रोजेस्टेरॉन नीचे गिर गया, और एट द सेम टाइम इसका निगेटिव फीडबैक हट गया। और जब निगेटिव फीडबैक हट गया तो ये देखो ये LHFSH दोबारा उठने लग गए। कुछ आई बात समझ में आपको या नहीं आई समझ में? बेटा बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी, कम से कम 2 बार तो देखनी पड़ जाएगी तुम लोगों को, तभी समझ में आएगा। एक एक स्टेप इसका नोट कर लेना, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। क्लियर हो रही है बात या नहीं? तो आ जाइए दोबारा से समझिए। तो फिर यहां पर क्या हुआ, ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा एक बात बताइए, यूट्रस में क्या हो रहा होगा? यूट्रस में, क्योंकि ईस्ट्रोजन ने उसकी लाइन को तो मेंटेन कर दिया है ना, लाइन को तो मेंटेन कर दिया, लेकिन ध्यान से देखिए ईस्ट्रोजन यहां पर थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरा और गिरने के बाद में फिर से ऊपर की तरफ उठा है, ये देखिए। लेकिन अब ये क्यों उठा है ऊपर की तरफ बेटा? अभी इसको रहने दीजिए, एक्चुअली इसमें एक फीडबैक और है, लेकिन वो मैं आपके दिमाग में डालना नहीं चाह रहा क्योंकि अभी जरूरत नहीं है उसकी, तो रहने देंगे। बस ये समझिए कि प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठता है। दरअसल अगर मैं आपको ईस्ट्रोजन उठता ही है। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कॉर्पस लूटियम जो है ना, वो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं छोड़ता बल्कि वो ईस्ट्रोजन भी छोड़ने लग जाता है। तो अब यही ईस्ट्रोजन देखो, कॉर्पस लूटियम जब क्या बना हुआ था, ग्राफियन फॉलिकल, तब वो क्या दे रहा थी? थीका सेल। उसकी थीका सेल क्या दे रही थी? ईस्ट्रोजन। लेकिन जब वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हुआ तो थीका सेल तो अब भी है नहीं है? तो इसमें से बहुत सारी सेल्स आपको क्या दे रही है? जो ग्राफियन फॉलिकल की सेल्स हैं, जिनको हम लोगों ने ग्रेन्युलोसा सेल्स कहा, उन लोगों ने क्या देना शुरू कर दिया? आप समझ सकते हैं, उन्होंने देना शुरू कर दिया प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन अभी भी थीका सेल इसके अंदर अवेलेबल है, तो वो क्या दे रही है आप लोगों को? अगेन ईस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन की पीक जो है थोड़ी लंबी और चौड़ी जाती है, लेकिन ईस्ट्रोजन पहले नीचे गिरेगा, उसके बाद में फिर से ईस्ट्रोजन निकलना स्टार्ट होगा। तो अब आप ध्यान से समझ गए इतनी बात मेरी? तो अब मुझे एक बात बताइए, ये प्रोजेस्टेरॉन यहां से निकलना शुरू हुआ, दिन बताइए क्या है? यहां से, ये देखो, ये दिन बताओ मुझे कहां से? आपने कहा सर 15। ये पीक पे कब है? तो आपने कहा सर ये मान लो 21-22 दिन मान लो पीक पे। पीक पे कब है? देखो 22 दिन। 15 से 22 दिन गिनो। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कितने दिन हो गए? लगभग 8 दिन हो गए। अरे 8 दिन हो गए। मैं आपको यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, कॉर्पस लूटियम हैज ओनली 8 to 10 days एज। इसका मतलब कॉर्पस लूटियम की जो एज होती है वो 8 से 10 दिन ही है। और जब 8 से 10 दिन की टोटल एज है तो वो उस दिन तक क्या निकालता रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन 8 से 10 दिन जब हुए तो फिर वो डिजेनरेट होना शुरू होगा, और जब वो डिजेनरेट होना शुरू होगा तो फिर कॉर्पस लूटियम क्या हो जाना चाहिए? धीरे धीरे डिजेनरेट होगा और धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन कम होगा। एक ही झटके में मत गिरा देना, धीरे धीरे कम होना शुरू होगा।
और फिर फाइनली जब प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल गिर गया तो समझ लो कि कॉर्पस लुटियम भी डिजेनरेट हो गया होगा, और वो डिजेनरेट होकर किस में बदल जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स में। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तो अब ध्यान से देखिए कि ये लड़की जो है वो अनमैरिड है। अनमैरिड से मेरा मतलब ये था कि इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स इसने नहीं किया है तो देयर इज नो स्पर्म, और स्पर्म अगर इसके अंदर नहीं है तो देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं है तो देयर इज नो जाइगोट, नो एम्ब्रायो एंड नथिंग। इसका मतलब ये लड़की अनमैरिड है। अनमैरिड से कहो या फिर कहो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, ओवा इसमें ओवा ही रहेगा, वो क्या नहीं बदलेगा, वो जाइगोट नहीं बनेगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस ओवा को फेट क्या है, इस ओवा का फेट बताइए मुझे क्या है। फेट से मेरा मतलब था इसका किस्मत क्या है, नसीब क्या है इसका। लड़की तो अनमैरिड है, लड़की ने सेक्सुअल इंटरकोर्स लिया ही नहीं है, तो ये निकलेगा ओवरी से, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, फाइनली यूट्रस में जाके गिरेगा, और यूट्रस में आप समझ सकते हैं कि अकेला ओवरी आया है, क्या नहीं आया साथ में, स्पर्म तो आया ही नहीं है, तो बच्चा तो बनेगा ही नहीं, और जब बच्चा नहीं बनेगा तो फिर आप एंडोमेट्रियम लाइनिंग को लगा के क्या करोगे। आ रही बात समझ में? तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग लगेगी नहीं। इसीलिए मैंने क्या देखा कि कॉर्पस लुटियम जो यहां पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा, और जब ये डिजेनरेट होगा, ध्यान से देख लीजिए, जब ये डिजेनरेट होगा तो ये जिस चीज को बनाने के लिए बना है वो चीज कम होना शुरू होगी, और जब वो चीज कम होना शुरू होगी तो जाहिर सी बात है एंडोमेट्रियम लाइनिंग डिजेनरेट होना शुरू होगी। कुछ क्लियर हुआ? इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन का कम होना अब तय है। तो प्रोजेस्टेरोन देखो ये 22, 23, 24वें दिन ये कम होना शुरू हो जाएगा, और 28वें दिन पे आके बिल्कुल खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि आपका कॉर्पस लुटियम खत्म हो चुका है, और जब कॉर्पस लुटियम खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी, जो 28 दिन तक बड़े बढ़िया तरीके से मेंटेन हो रखी थी, वो प्रोजेस्टेरोन के हटने से उसका मेंटेनेंस खत्म हो गया, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। मैंने क्या वर्ड बोला? प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। तो प्रोलिफरेटिव किसने किया? उसे प्रोलिफरेट किसने किया? ईस्ट्रोजन ने किया था। ओव्यूलेशन से पहले ये देखो ईस्ट्रोजन ने इसको प्रोलिफरेट किया, इसके अंदर ब्लड वेसल का बढ़ाना, इसको मेंटेन करके कौन रखता है? आपका प्रोजेस्टेरोन। लेकिन जब 28वें दिन या 27वें दिन जब प्रोजेस्टेरोन ही खत्म हो गया तो फिर ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्यों लगेगी? यहाँ ये डिस्पर्स हो जाएगी, यहाँ से ये यहाँ से स्लप ऑफ हो जाएगी, मतलब हट जाएगी। जैसे कि फर्श पे मिट्टी डाल रखी है और फावड़े से मिट्टी को खोद के या मिट्टी को ऐसे करके हटा हटा के एक साइड में कर दो, तो ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग लगी हुई है यहाँ से छूटने लग जाएगी, और छूटेगी तो वो टूटा हुआ ब्लड वेसल्स ये वो एंड ऑल, कई बार थक के भी आते हैं ब्लड के, और वो सारी की सारी चीजें रिलीज होना शुरू हो जाएंगी वेजाइना से, और ये 3 से 4 दिन तक रिलीज होगा। कुछ आई मेरी बात समझ में? अब देखो 28वें दिन क्या हुआ? 28वें दिन ये ब्लड एंडोमेट्रियम, अब साइकिल पूरी हो गई। आप बहुत ध्यान से देखिए, साइकिल आपकी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। ये देखिए ये लाइन मैं खींच रहा हूं यहाँ पर, ये साइकिल यहाँ तक पूरी हो गई, और यहाँ पर 28वें दिन जब आपका प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों ही कम हो गए तो फिर अब अगली साइकिल यहां से शुरू हो गई। अगली साइकिल शुरू हो गई, और जब अगली साइकिल शुरू हो गई तो इस वाली मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो लाइनिंग लगा के तुमने रखी थी, वो लाइनिंग अब अगली साइकिल के 2 से 4 दिन के अंदर अंदर क्या होगी? डिजेनरेट होगी, यानी कि वहां से ब्लड अब रिस रिस के निकलना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? और जब ब्लड निकलेगा तो फिर आज जो ब्लड निकल रहा है तो इससे तुम क्या सीखे? तुम इससे ये सीखे सर आज जो ये पहले दिन ब्लड निकल रहा है ये पिछली मेंस्ट्रुएशन साइकिल का है। 2 से 3 दिन तक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है ये पिछली मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कहानी है। आप समझे? तो इसका मतलब ये वाला जो ब्लड निकल रहा है ये वाला, ये पिछली मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कहानी है। मेरी बात समझ आई? अब ध्यान से सुनना, प्रोजेस्टेरोन नीचे गया, देखो ये रेड कलर से, देखो ये नीचे गया, रेड कलर से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये नीचे गया, ये नीचे गया, और देखो ये नीचे इस वाली साइकिल में पीछे से दिखाना पड़ रहा है मुझे। इसका मतलब आगे को एक साइकिल शुरू हुई होगी, और इस वाली साइकिल को तुम पीछे से भी तो मान सकते हो। फिर देखो ये ईस्ट्रोजन को देखो, ये देखो ईस्ट्रोजन को देखो, ये ईस्ट्रोजन नीचे नीचे है, इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों देखो ये आ गए। इसका मतलब यही वाली साइकिल पीछे भी तो चली होगी। तो जैसे ये दोनों हार्मोन नीचे गिर गए, इस पिछली वाली साइकिल में भी दोनों हार्मोन नीचे गिरे होंगे, और वो देखो ये नीचे आ गए, है ना? इधर देखिए, ये देखो LH FSH थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगली साइकिल में FSH हल्का सा ऊपर उठेगा, अगली साइकिल में FSH हल्का सा ऊपर उठेगा। मान लो अगली साइकिल यही समझ लो, तो देखो FSH ऊपर उठा हुआ है। ब्लू वाला देखो LH नीचे गिर रहा है, देखो LH नीचे गिर रहा है, लेकिन अगली साइकिल में LH ने ऊपर उठना शुरू किया। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अगर आ गई तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो फिर भैया तो बहुत ही खराब बात है ना? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब बताओ मुझे, अगली फेज जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो अगली फेज में कौन सा हार्मोन, मतलब आप ये समझिए कि कौन सी साइकिल हम चलाएंगे या क्या कहेंगे उस अगली वाली फेज को, उसे हम कहेंगे लुटियल फेज। क्यों? क्योंकि कार्पस लुटियम अपना काम कर रहा है। पहली वाली साइकिल को हम कहेंगे प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव मतलब ईस्ट्रोजन का काम चल रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ऊपर प्रोलिफरेशन चल रहा है। साथ साथ में हम कहेंगे फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर क्यों कहेंगे? क्योंकि फॉलिकल डेवलप हो रहा है।
इधर हम लोग क्या बोलेंगे, इधर हम बोलेंगे ल्यूटील फेज, क्योंकि कार्पस लूटियम का काम चल रहा है। साथ साथ में हम इसे कहेंगे सिक्रीटरी फेज, क्योंकि इसमें ढेर सारा ढेर सारा इसके अंदर हार्मोन का सिक्रीशन चल रहा है। इसीलिए मैंने ओव्यूलेशन के इधर की कहानी को ल्यूटील फेज या सिक्रीशन फेज कहा, और ओव्यूलेशन से पहली वाली कहानी को प्री ओव्यूलेटरी फेज, मतलब उसको मैंने या तो प्री ओव्यूलेटरी फेज कह दो, या फिर उसे तुम लोग फॉलिकुलर फेज कह दो, या प्रोलिफरेटिव फेज कह दो। और उससे पहले थोड़ी सी एक साइकिल आती है जिसे हम मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। ये वो फेज है 3 से 4 दिन का जिसमें ब्लीडिंग होती है। आई थिंक अब आपको ये बात पूरी समझ में आ गई है। देखो मैंने यहीं से सारी कहानी आपको समझाई है। इसका मतलब यही डायग्राम है, यही थ्योरी है, सब कुछ यहीं के यहीं करना है तुम लोगों को, कहीं बाहर जाना ही नहीं है। आया समझ में या नहीं आया? रो तो नहीं रहे हो तुम लोग, बता देना मुझे। अब ये देखिए मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है। आओ दोबारा से ध्यान से देखो, अगर पढ़ना है ढंग से तो फिर उसको ढंग से ही पढ़ लो। ये लिखा इसके अंदर कि वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल, और मिडिल के बाद देखो क्या लिखा है, मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब बताओ कौन सा दिन होगा वो? 14वां दिन होगा। कौन सा दिन होगा? 14वां दिन होगा। आगे देखिए, द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल आर शोन इन द फिगर। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज वो फेज है जिसमें ब्लड रिलीज होगा, बहुत ध्यान से देख लीजिए, जिसमें ब्लड रिलीज होगा। और आगे देखिए, व्हेन मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर एंड इट लास्ट ओनली फॉर 3 to 5 डेज, यानी कि 3 से 5 दिन तक वो फ्लो चलता रहेगा। इसे हम मेंस्ट्रुएशन फ्लो या फिर मेंस्ट्रुएशन पीरियड कहेंगे। आगे बढ़िए, द मेंस्ट्रुएशन फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स व्हिच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। तो मैंने आपको बताया ना कि जब LH, FSH, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन सब नीचे डाउन हो जाते हैं तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को सपोर्ट करने वाला कोई बचता नहीं है, और तो और उसको धक्का देने वाला एक और आ जाता है। कौन? मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। कोई नाम बता पाएगा मुझे? उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रोस्टाग्लैंडिन, द लोकल हार्मोन। तो फिर वो आ गया, और जब वो आ गया तो फिर उसने क्या किया, उसकी ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर लिया, जिसकी वजह से सप्लाई मिल नहीं पाई, वो सूखने लगी तो वो गिरेगा। समझ गए? आगे आइए, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। देखो ध्यान से सुन लेना, अगर फीमेल अनमैरिड है, उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं लिया है, तो मेंस्ट्रुएशन ब्लड रिलीज होगा। ये मेंस्ट्रुएशन ब्लड जो रिलीज हो रहा है ये अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में है। इसका मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। माइंड माय वर्ड्स। अब क्यों नहीं होगा, ये एक लंबी कहानी है, ये मैं आपको फर्टिलाइजेशन में समझाने वाला हूं, यहां नहीं समझ आएगी। आगे बढ़िए, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लेकिन हाँ, एक चीज और है, अगर किसी फीमेल में 1 महीना गैप हो गया, 1 महीने तक उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आया, 2 महीने उसके पीरियड्स मिस हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। हो सकता है कि उसकी हेल्थ बहुत कमजोर हो, पुअर हेल्थ हो सकती है। हाँ, सही बात है, ये पुअर हेल्थ हो सकती है उसकी, तो उसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। कई बार मेंस्ट्रुएशन 1 महीना 1.5 महीना चला जाता है, मतलब नहीं आता फीमेल को, तो कई बार फीमेल जो लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, अरे ये क्या हो गया। हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल हमारी खराब हो गई हो, क्योंकि वो अनमैरिड है, जाहिर सी बात है, तो स्पर्म तो आया नहीं है, तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों रुक गई। तो उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल में कोई प्रॉब्लम आ गई, या हमारे अंदर कोई कमी आ गई। अरे ऐसा नहीं हुआ है, पुअर हेल्थ है। हल्का सा जाके आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, फीमेल जो भी होती है वो तो आपको जो भी टैबलेट वगैरह देगी और वो सब नॉर्मल हो जाता है। 1 आध महीने का मिस होना इट्स नॉट अ बिग डील। आगे बढ़िए, मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। वही कह रहा है अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो, लेकिन अगर तुम श्योर हो कि प्रेगनेंसी नहीं है, मतलब लड़की फीमेल अनमैरिड है, तो हो सकता है हाउएवर इट मे आल्सो कॉज ड्यू टू द सम अदर अंडरलाइंग कॉजेस, जैसे स्ट्रेस हो सकता है, एग्जाम का स्ट्रेस हो, किसी और चीज का स्ट्रेस हो। बहुत सारे स्ट्रेस चल रहा है आजकल, तो दुनिया स्ट्रेस पे चल रही है, आप जानते हैं। साथ में कह रहा पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। हाँ बिल्कुल, पुअर हेल्थ हो सकती है, उसकी हेल्थ बहुत ठीक नहीं है उसकी, तो भी मेंस्ट्रुएशन कई बार क्या कर जाता है, गैप हो जाता है। आगे बढ़िए, द मेंस्ट्रुएशन फेज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज, यानी मेंस्ट्रुएशन फेज जो है वो फॉलो करेगी फॉलिकुलर फेज को। इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन के जस्ट बाद फॉलिकुलर फेज आएगी। मुझे आप जरा फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम बताइए, जल्दी करिए जल्दी करिए, दूसरा नाम बता सकते हैं आप मुझे फॉलिकुलर फेज का? ये देखिए, प्रोलिफरेटिव फेज। इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन फेज कहां तक है, यहां तक है, इसके बाद में क्या शुरू हो गया, प्रोलिफरेटिव फेज। सब कुछ एनसीईआरटी है इसमें, मैंने कुछ बाहर से नहीं लिया। आगे देखिए, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। यही तो समझाया मैंने। प्रोलिफरेटिव फेज में या फिर फॉलिकुलर फेज, दोनों को प्रोलिफरेटिव किस बिहाफ पे बोल रहा हूं, यूट्रस के बिहाफ पे। फॉलिकुलर फेज की किस बिहाफ पे बोल रहा हूं, फॉलिकल के बिहाफ पे। तो इस दौरान फॉलिकल मैच्योर होता जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, और वो ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर LH, FSH काम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो थीका सेल क्या रिलीज करना शुरू कर देगी, ईस्ट्रोजन। तो इसका मतलब फॉलिकुलर फेज में पहली ईस्ट्रोजन की पीक आ जाती है। ये बात आपको मोटे तौर पर पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ईस्ट्रोजन की फर्स्ट पीक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कब आती है, प्री ओव्यूलेशन या पोस्ट ओव्यूलेशन? तो प्री पहले आती है, पहले आ जाती है, उसके बाद में पोस्ट ओव्यूलेशन में भी आती है, वो बात की बात है, वो कॉर्पस लूटियम छोड़ता है। आगे बढ़िए, ग्राफियन फॉलिकल साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट।
इसने ये बोला है कि इधर फॉलिकल डेवलप हो रहा होगा और साइमल्टेनियसली साथ साथ में ये यूट्रस है उसमें भी क्या चल रहा होगा, रिजनरेशन चल रहा होगा किसका, यूट्रस का, जो पिछली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में टूट चुका था। तो उसका रिजनरेशन शुरू हो रहा है थ्रू द प्रोलिफरेशन। देखो उसे प्रोलिफरेशन मैंने कहा, इसका मतलब सेल डिवीजन खतरनाक चल रहा है वहां पर, और करवा कौन रहा है उस चीज को, उसे करवा रहा है आपका ईस्ट्रोजन, रिलीज्ड बाय द थीका सेल्स ऑफ मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। और कितना बोलूं, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। एंड दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। अब जल्दी बताओ पिट्यूटरी हार्मोन कौन से होंगे, पिट्यूटरी हार्मोन मात्र दो ही होंगे, LH एंड FSH। दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, अरे जल्दी बोल दो, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन। इधर आइए, एंड ओवेरियन हार्मोन। और ओवेरी के हार्मोन कौन से हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो सिर्फ ईस्ट्रोजन की बात हो रही है यहाँ पर, ईस्ट्रोजन हार्मोन ये काम कर रहा है, प्रोलिफरेशन वगैरह चेंजेस। आगे देखिए, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन LH एंड FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज मतलब प्री ओव्यूलेशन फेज में FSH LH बहुत बढ़ जाएंगे, ये बात आपको बताई गई थी, बहुत बढ़ जाएंगे। एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। अब मुझे बताओ ग्रोइंग फॉलिकल में कौन है जो ईस्ट्रोजन छोड़ रहा है, द आंसर इज थीका सेल, भूलना मत। आगे देखिए, बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पीक लेवल कौन से दिन आई थी, तो 14वां दिन याद रखना। ये देखिए, इन द मिडिल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे, साफ लिखा हुआ है 14th डे में ये काम चलेगा। इसके बाद देखिए, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। मैंने ये बात आपको नोट करा के रखी हुई है, पीछे देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, कहां गया भाई, ये देखिए, ये लिखा मैंने LH सर्ज, आ रहा है समझ में, ये आपका LH सर्ज आ गया। फिर इसने क्या बोला है, इंड्यूस द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम। इसी चीज को हम लोग ओव्यूलेशन कहेंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो। दो तीन चीजें, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, अरे यार वो तो समझ ही जाओगे तुम लोग, वो तो करना ही पड़ेगा ना, इतना आसान थोड़ी है। आगे आइए, द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द लुटियल फेज। इसका मतलब ओव्यूलेशन के बाद में जो अगली फेज लगेगी वो लुटियल फेज होगी। ऐसे लाइन खींच खींच के एनसीईआरटी को पढ़ लो, सारी बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। और देखिए, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉर्पस लुटियम। इसका मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल फटा हुआ था, रप्चर्ड, वो अब कन्वर्ट हो जाएगा पहले कॉर्पस हीमोरेजियम में, और उसके बाद में उसमें लुटियन क्या आएगा, कौन सा पिगमेंट आएगा, ल्यूटीन पिगमेंट आएगा, और उसके बाद में उसमें क्या किस में बदलेगा, कॉर्पस लुटियम में बदलेगा। आगे देखिए, द कॉर्पस लुटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। आपको ओव्यूलेशन के बाद में प्रोजेस्टेरोन की पीक ऊपर उठती हुई दिखाई पड़ी थी। आगे देखिए, विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस कौन करके देगा, एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस कौन करके देता है, तो मेंटेनेंस आपको करके देगा एंडोमेट्रियम का कौन, प्रोजेस्टेरोन। आगे देखिए, सच एन एंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर द इंप्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हम ये ना करें और क्या आ जाए, फर्टिलाइज्ड ओवम आ जाए, मान लो स्पर्म आ जाए, तो फिर आप उस बच्चे को कहां चिपकाएंगे, वो नरिशमेंट कहां से लेगा। आपने तो तैयारियां ही नहीं की आने वाले मेहमान के लिए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेहमान आए या नहीं आए, तैयारियां पूरी करके रखिए। अरे कुर्सियां तो बिछा दो कम से कम, बाद में मेहमान नहीं आएंगे तो कुर्सियां टेंट को वापस भेज देना, थोड़ा बहुत नुकसान होगा ना, ये नुकसान ब्लड का होगा, क्योंकि कम से कम 80 से 100 ml ब्लड हर मेंस्ट्रुएशन ब्लड में या पीरियड में निकलता है। यही एक रीजन है कि फीमेल के अंदर ब्लड क्यों कम होता है, मेल के अंदर क्यों ज्यादा होता है। मेल के अंदर क्यों आरबीसी ज्यादा होती है, फीमेल के अंदर क्यों 100 ml में कम होती है, सॉरी पर mm क्यूब में कम होती है। मेल के अंदर कितनी आरबीसी होती है, 5.5 मिलियन, फीमेल के अंदर कितनी होती है, 4.5 to 5। क्यों, क्योंकि फीमेल के अंदर एक तो मेंस्ट्रुएशन ब्लड निकल रहा है हर महीने 100 ml के आसपास, और मेल के अंदर निकल नहीं रहा है, पहली बात तो, और दूसरी बात टेस्टोस्टेरोन लेवल होने की वजह से उसके अंदर एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस बड़ी फास्ट है मेल के अंदर। यस, दिस इज द रीजन। अब आगे आइए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप। मैंने क्यों बोला था अभी आप लोगों को कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो उसके पीछे और भी रीजन हो सकते हैं, पुअर हेल्थ हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, यस। लेकिन अगर प्रेगनेंसी आ चुकी है तो फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ये किसी हाल में संभव नहीं है। मिसकैरेज हो जाए वो अलग चीज हुई, वो एक अलग है, वो इरा ही अलग कर दी मैंने, छोड़िए। तो देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, द कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। और कॉर्पस लुटियम अगर डिजेनरेट हो गया, बात को ध्यान से समझ लेना, अगर कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल हो गई होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल होगा ही होगा। और ध्यान से देखिए, दिस कॉज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब कॉर्पस लुटियम का हटना या मरना, कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाना, तो ये लीड करेगा उन दो हार्मोन की कमी,
प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन का नीचे जाना एंडोमेट्रियम लाइनिंग का क्या करा देगा, डिसइंटीग्रेशन। और आगे देखिए मार्किंग द न्यू साइकिल, और जैसे ही ब्लीडिंग होना शुरू होगी तो हम समझ जाएंगे दूसरी साइकिल शुरू हो गई, 28 दिन पूरे हो चुके हैं। और ये जो ब्लड निकल के आ रहा है 1 से 5 दिन तक, ये पिछली साइकिल का है। आगे आइए, इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल सीजेस अराउंड 50 इयर्स, 50 साल के आसपास उसको सीज कर देते हैं, यानी अब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। और अब बहुत ध्यान से देख लीजिए कि 50 साल के आसपास जब मेंस्ट्रुएशन ऑफ हो गया तो हमने उसको बोला है मेनोपॉज। आगे बढ़िए, that is termed as menopause, and cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extend between menarche and menopause। menarche किसे कहते हैं, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन पहली बार शुरू हुआ। menopause किसे कहते हैं, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया। इन दोनों के बीच की जो ये टाइम है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है या जो भी एज है, इसे हम लोग रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई भी समस्या आपको आनी चाहिए, मुझे तो नहीं लगता आनी चाहिए। तो मैं लगभग एक एक लाइन बड़े हिसाब से और बड़े तरीके से आप लोगों को ये समझा चुका हूं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब रह गया हो। आप इस डायग्राम को ढंग से देख लीजिए, इसको ढंग से देख लीजिए, और इसको दोबारा चला के भी देख लीजिए आप लोग। मुझे लगता है यहां तक आज के लिए काफी है। 5वां लेक्चर हम लोगों ने आज ही पढ़ लिया। 6ठे लेक्चर में हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ में हम लोग प्रेगनेंसी पढ़ेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम रह गई है तो आप लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर भी है 9359613895। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उस पर आपका क्वेश्चन को वॉइस नोट में डाल दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।